नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 360 पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो आप लोगों का एग्जाम होता है उसके लिए जीके के पोर्शन में पॉलिटी का सेक्शन कवर कर रहे थे। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है। सेकंड टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ आप लोगों का वह है इंडियन एग्जीक्यूटिव्स, जिसको हम लोग भारतीय कार्यपालक हिंदी में बोलते हैं। इसी को हम लोग संघीय कार्यपालक भी हिंदी में बोल सकते हैं। तो दोस्तों उसी को हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, संघीय कार्यपालक या संघ की कार्यपालिका। इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद 52 से लेकर के तो 78 के बीच में किया गया है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या होते हैं कार्यपालक और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों के विषय में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बेसिक चीजें कुछ इस प्रकार की है दोस्तों कि जैसे अगर मैं देश की व्यवस्था की बात करूं, देश की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए 3 आधार स्तंभों का होना आवश्यक होता है। पहला जो होता है वह विधायिका होता है। विधायिका की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर संसद की बात हम लोग कर लेते हैं, संसद ही हमारे यहाँ पर विधायिका है। ये कानून निर्माण का कार्य करती है ना। यह कानून निर्माण का कार्य करती है। फिर इसके बाद अगर मैं दूसरे जो आधार स्तंभ की बात करता हूं तो वह आ जाता है आपका कार्यपालिका। दूसरा आधार स्तंभ जो आ जाता है वह कार्यपालिका आ जाता है। कार्यपालिका अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति को रख देते हैं और उपराष्ट्रपति भी इसमें आ जाते हैं, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद भी आ जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं, ये कानून को लागू करवाने का काम करते हैं। कोई भी कानून संसद बनाती है तो उसको लागू करवाने का ये काम करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो आधार स्तंभ होता है वह होता है न्यायपालिका। अगर मान लीजिए इन कानूनों का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो ये न्यायपालिका उल्लंघन पर दंड देती है। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब आ जाते हैं और यह उल्लंघन होने पर दंड देने का काम करते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से चलती है कि भैया कुछ लोग नियम बना रहे हैं, कुछ लोग कानून बना रहे हैं, कुछ लोग इस बात का को देख रहे हैं कि उन कानूनों को अच्छे तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए उनका उल्लंघन होता है तो दंड देने वाली एक संस्था भी है न्यायपालिका। इस तरीके से देश व्यवस्थित तरीके से चलता है और व्यवस्थित तरीके से विकास होता है और नागरिक अनियंत्रित होकर के काम नहीं करते हैं। ओके गाइस, अब लेकिन इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, जैसे हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत ये जो हमारा टॉपिक है कार्यपालिका को पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके अंतर्गत, है ना। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कार्यपालिका की। ये क्या काम करते हैं, यह विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं। चेकिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं और उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि देश के अंतर्गत नियंत्रित व्यवस्था चलती रहे, उन कानूनों का उल्लंघन ना हो। तो ये क्या करते हैं, विधायिका के कानूनों को लागू करवाते हैं। विधायिका के कानूनों को लागू करवाते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, विधायिका के कानूनों को लागू करवाते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर मैं संघीय कार्यपालिका की बात करूं, जैसा कि अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 से 58 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो संघीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, संघीय कार्यपालिका का अर्थ हो जाता है केंद्र सरकार की कार्यपालिका। इट मीन्स के केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति को पढ़ना है हमको, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को हम लोगों को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। इनकी पूरी डिटेल्स जो है हम लोगों को जाननी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है और हमें हर प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलना है। तो राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री से संबंधित भी चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ से संबंधित हर आयाम को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इट मीन्स के कॉन्सेप्चुअल भी, फैक्चुअल भी और साथ में आर्टिकल्स भी, तीनों चीजों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। फोर्थ नंबर पर इसमें आ जाती है
केंद्र की मंत्रिपरिषद, जिससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है 5वां बिंदु, और वो आ जाता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसको हम लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और ये केंद्र सरकार के वकील का काम करता है। तो इतने लोगों को मुख्यतः हमें जो है भारतीय कार्यपालिका के अंतर्गत, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत अध्ययन करना है। अब इसमें से पहला व्यक्ति कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बातचीत भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने इन चीजों को लिख ही लिया होगा कि कौन कौन संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अब उसमें पहला जो व्यक्ति है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जान रहे हैं, उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल आ जाता है वो आर्टिकल 52 ही आ जाता है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, हम लोगों ने, जब मैंने आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करवाया था, तो उस समय मैंने आपको संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ाई थी, जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण की हुई है। संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे यहाँ पर नाम मात्र के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक शक्तियां उनके पास में नहीं है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा आगे और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकता है, कि संसदीय शासन व्यवस्था में, नोट डाउन करते जाएंगे दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में ये क्या है? नाम मात्र के प्रमुख हैं। नाम मात्र के प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद में संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार ये संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। संवैधानिक प्रमुख भी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के संवैधानिक प्रमुख किसको कहा जाता है ना। फिर उसके बाद में देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है कि पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट है, दूसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट है, तीसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट है। तो वरीयता क्रम के अंतर्गत भी यह प्रथम वरीयता में ही आते हैं। वरीयता क्रम में प्रथम इनको रखा गया है। वरीयता क्रम में प्रथम इनको रखा गया है। फिर उसके बाद ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों, संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इसमें, है ना। हाँ, बस इतना बहुत है इनके संदर्भ में, जो कि इंट्रोडक्शन से संबंधित है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि इनके पास में कितने प्रकार की शक्तियां हैं। इनके पास में विधायी शक्ति है, अर्थात के कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है। इनके पास में कार्यपालक शक्ति भी है, अर्थात कानून को लागू करवाने से संबंधित शक्ति भी है। इनके पास में न्यायपालिका से संबंधित शक्ति भी है, अर्थात के दंड को क्षमा करने की शक्ति भी है। तो इस तरीके से इनके पास में कई प्रकार की शक्तियां हैं, वो भी यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आपके अगर ऑप्शंस में आते हैं कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति है, कौन सी नहीं, तो आप लोग उनका आंसर अच्छी तरीके से लगा पाए। तो यहाँ पर इनके पास में शक्ति कितने प्रकार की है, ये और हम लोग देख लेते हैं। शक्ति जो है दोस्तों, पहला बिंदु आ जाता है, पहला शक्ति में आ जाता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति अर्थात इनके पास में कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। विधायी शक्ति के हर एक पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी केवल मैं संदर्भ ले रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन सी शक्ति है। दूसरी शक्ति जो है वह कार्यपालक शक्ति है, अर्थात के कानून को लागू करवाने से संबंधित शक्ति है। तीसरी जो शक्ति है इनके पास में वह वित्तीय शक्ति है, अर्थात फाइनेंस से रिलेटेड, सरकार, केंद्र सरकार के पैसों से संबंधित शक्ति है। फिर उसके बाद में फोर्थ इनके पास में है न्यायिक शक्ति है। फोर्थ जो है इनके पास में न्यायिक शक्ति है, जुडिशरी पावर है। यह न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा करने की शक्ति भी रखते हैं, और भी कुछ न्यायिक शक्ति इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। इसके अलावा फिर इनके पास में सैनिक शक्ति भी है,
तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति ये होते हैं। युद्ध का प्रारंभ समाप्ति इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस तरीके का हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद में फिर इनके पास में राजनयिक शक्ति है। राजनयिक शक्ति का अर्थ होता है कि जो राजदूत होते हैं या जो विदेश संबंध हमारे होते हैं, उन विदेश संबंधों से संबंधित जो डिप्लोमेटिक पावर है वो भी इनके पास में होती है। और सातवीं इनके पास में पावर होती है विवेकी शक्ति। सातवीं इनके पास में पावर होती है विवेकीय शक्ति। अब यहाँ पर विवेकी शक्ति का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो किसके कहने पर काम करते हैं? वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर अधिकांश कामों को करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं क्या? क्या ऐसा है क्या भारत के अंतर्गत? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकांश काम वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं भारतीय संविधान में भी और संविधान से अलग संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर, जो उन्हें अपने विवेक से निर्णय लेने में भी सक्षम बनाती है। तो उन्हीं शक्तियों को हम लोग यहाँ पर लास्ट में पढ़ेंगे कि वह कौन से अनुच्छेद हैं और वह कौन से सिद्धांत हैं जो भारतीय राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय लेने में भी सक्षम बनाते हैं। वो हम लोग यहाँ लास्ट में देखेंगे। तो इतने प्रकार की शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति के पास में हैं, और इन सभी शक्तियों को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनके विषय में और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब इसमें अगला जो आर्टिकल आ जाता है दोस्तों, वो आर्टिकल 53(1) आ जाता है। आर्टिकल 53(1) जो है उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार की कानून लागू करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम कानून को लागू करने से संबंधित किया जाता है वह राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अब राष्ट्रपति अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग अर्थात के केंद्र सरकार के कानूनों को लागू करने से संबंधित शक्ति का उपयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। तो स्वयं का अर्थ तो वो स्वयं ही हो जाएंगे, और उनके अधीनस्थों की अगर हम लोग बात करें तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो जाएंगे। वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो यही लिखा हुआ आर्टिकल 53(1) के अंतर्गत। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का अर्थ होता है केंद्र सरकार की कार्यपालिकीय शक्ति अर्थात केंद्र सरकार की कानून लागू करने की शक्ति। तो संघीय कार्यपालिकीय शक्ति आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, है ना, इसलिए लिखवा रहा हूँ। संघीय कार्य, ये आर्टिकल 53(1) के अंतर्गत ही मिलेगा आपको। संघीय कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघीय कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे इसका वह उपयोग, जिसका उपयोग वह स्वयं, जिसका उपयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, माध्यम से करेंगे, यहां पर लिख लो माध्यम से करेंगे। ये आप लोग नोट्स अपने बनाते चलिए, क्योंकि आपका सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आर्टिकल 53(1) के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, इसी आधार पर राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भी बोला जाता है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रपति ही आंसर आएगा। संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वैसी परिस्थिति में जो है प्रधानमंत्री आंसर में आएगा, है ना, ऐसा है। तो ये क्या हो जाएंगे? संघीय कार्यपालिका के प्रमुख हैं, संघीय कार्यपालिका के प्रमुख हैं, संघीय कार्यपालिका के प्रमुख यह हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो अनुच्छेद आएगा वह आएगा आर्टिकल 54, है ना। तो ये जल्दी से फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। हालांकि आर्टिकल 53
के अंतर्गत 53(1) ही पढ़ा है हमने, अभी 53(2) भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसका नंबर थोड़ा सा आगे आएगा, जहां जहां पर उसका नंबर आएगा वहां पर हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आप लोग का अनुच्छेद आ जाता है दोस्तों, वह आता है आर्टिकल 54। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की बात हुई है। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या हुआ? पहली बात तो यहाँ से यही समझ में हमको आ रहा है कि राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों से कभी प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, क्योंकि निर्वाचक मंडल से हमें ये समझ में आ रहा है। तो राष्ट्रपति कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है, तो आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करेंगे वही उनका निर्वाचक मंडल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कौन करते हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, वो मतदान करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला लिखेंगे हम लोग, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों, इसका अर्थ क्या हुआ निर्वाचक मंडल का, कि कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करेंगे। तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। अब दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे। राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा वर्तमान लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस भी हैं अभी, अगली लोकसभा से वो नहीं होंगे लेकिन अभी तो हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका कि इलेक्शन नहीं होता है, वो भी कुछ लोग होते हैं जो सांसद बन जाते हैं, वह लोग मतदान नहीं करेंगे, केवल और केवल जो है निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे। फिर उसके बाद में आगे की बात करें तो जो दूसरा लोग मतदान करेंगे, जितने भी भारत के अंतर्गत विधानसभाएं हैं, मैं विधानमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानमंडल के अंतर्गत दोनों सदन आ जाते हैं, विधानसभा भी आ जाता है और विधान परिषद भी आ जाता है ना, और उसमें राज्यपाल भी अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूँ आप लोगों से विधानसभा की। तो पूरे भारत के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित विधायक भी राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी सभी विधानसभाओं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पर मैं इसको पूरा समझ लेते हैं, पूरा नोट्स बना लीजिए आप लोग, उसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा कौन लोग मतदान करते हैं? देखो अभी कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, थोड़े दिनों बाद में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन हो जाएगा, क्योंकि वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी विधानसभा है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, अभी तो वहीं पर है, तो अभी अपन दोनों का ही लिखेंगे। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें मतदान करते हैं। तो लिखेंगे दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, इसमें भी ध्यान रखना, के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अच्छा, अब हमने ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन कौन लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन एक नोट हमें यहाँ पर यह भी लिखना चाहिए कि कौन कौन लोग मतदान नहीं करेंगे। इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि जब आप लोग इस चीजों का रिवीजन करो तो आपके माइंड के अंतर्गत एक बार जाए तो कि ये लोग हैं जो कि विधायक भी होते हैं और सांसद भी होते हैं, लेकिन ये लोग वोटिंग नहीं करते हैं, तो इसके विषय में पता तो होना चाहिए, तब जाकर के तो आप उनके बीच में क्या कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मतदान नहीं करने वाले सांसद और विधायक कौन होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो जो मनोनीत सांसद मतदान नहीं करते हैं, ये लिख लीजिए, मनोनीत सांसद मतदान नहीं करते हैं, मनोनीत सांसद
मनोनीत सांसद, मतदान नहीं लिखी दिया अपन ने। फिर उसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के अंतर्गत भी एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था अभी तक। अगले जब भी विधानसभाएं बनेंगी फिर नहीं होगा वो, लेकिन अभी तो है ना, कुछ राज्यों की विधानसभाओं में तो है। तो मनोनीत विधायक भी, मनोनीत है ना, मनोनीत विधायक भी जो है मतदान नहीं करते हैं। इसके अलावा फिर राज्यों के अंतर्गत विधान परिषदें भी होती हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक के अंतर्गत है। तो विधान परिषद के विधायक भी मतदान नहीं करेंगे, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। विधान परिषद के विधायक मतदान नहीं करेंगे। ये यहाँ पर इसलिए क्लियर करना जरूरी है दोस्तों कि क्वेश्चन जब आएगा ना तो हम कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, हम कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। विधान परिषद के विधायक ये भी मतदान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में, तो सिंपल सी बात है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो आपको पता ही है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक। कौन लोग मतदान नहीं करेंगे, यहाँ पर ये लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग मतदान करते हैं, फिर उसके बाद में ये पॉइंट लिख दिया जाए, ये इनमें से एक पॉइंट दे दिया जाए, और फिर ये 3 पॉइंट ये दे दिए जाए, तो फिर आपको आंसर निकालना तो आना चाहिए ना कि कौन लोग करते हैं कौन लोग नहीं करते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करता है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर ये आप लोगों के लिए चीजें क्लियर कर दी गई है ना। फिर उसके बाद आगे की बात करें दोस्तों, तो अगला आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, उस पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है राष्ट्रपति के संदर्भ में, और वह अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत दिया हुआ राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इट मीन्स के राष्ट्रपति किस माध्यम से निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम मैं लिख देता हूं पहले, तो फिर उसको समझते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 55 के अंतर्गत दी गई है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कौन सी प्रक्रिया से निर्वाचन होता है, उस प्रक्रिया का नाम है एकल, दोस्तों नाम अच्छे से लिखिएगा, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब ये किस प्रकार की पद्धति है, क्या ये लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव से एक अलग पद्धति है? जी हाँ बिल्कुल। लोकसभा और विधानसभा तथा पंचायत के जो चुनाव होते हैं वह होते हैं जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। उसमें 4 अगर प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी में से जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ जाते हैं वो जीत जाता है, भले ही से उसके पास में 50% से ज्यादा वोट नहीं आए हों, लेकिन अगर उसके पास में बाकी 3 से ज्यादा वोट आ जाते हैं तो वो जीत जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है ना। तो इसमें किस तरीके का है, जितना हमारे काम का है दोस्तों हम लोग उतना ही डीपली जाएंगे। मैं इस पूरी प्रणाली को बहुत ज्यादा अंदर जाकर के डीपली आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ाता या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ाता तो इसके अंदर जाने की भी हमारे लिए संभावना होती, परंतु आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है उसमें जितना जरूरी उतने पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरी प्रणाली को अगर मैं समझाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और वो आपके काम का है नहीं। तो जितना हमारा इसमें जरूरत है उतना ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस प्रक्रिया का नाम पता होना चाहिए, एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, इस पद्धति से चुनाव होता है। फिर और क्या इसमें होता है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि जनता सीधे वोट थोड़ी ना कर रही है, जनता ने अपने सांसदों को चुन लिया, अपने विधायकों को चुन लिया, फिर जनता की तरफ से वो सांसद और विधायक राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हैं। तो जनता डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर रही है, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के इलेक्शन में मतदान कर रहे हैं, इसलिए जनता इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वह शामिल है। इसलिए मतदान कैसा हो रहा है, इसमें अप्रत्यक्ष हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है।
फिर मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान का अर्थ होता है कि जो भी मतदान करने वाला विधायक अथवा सांसद है, उसको बताना जरूरी नहीं है कि वो किसको वोट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग गुप्त मतदान कह रहे हैं। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो प्रणाली लिखी हुई है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसका अर्थ जो है उसको समझ लेते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत जो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है एकल संक्रमणी और फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, तो इसमें दो शब्दावली का उपयोग किया गया है, एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, है ना, दो वर्ड्स इसमें यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अभी तक जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला यहाँ से ये आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? 55 में वर्णित है। कौन सी प्रक्रिया के तहत है? तो प्रक्रिया का नाम लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, गुप्त मतदान से, ओपन मतदान से, ये भी यहाँ पर क्लियर आप लोगों का हो गया है। अब जैसा कि ये दो शब्दावली यहाँ पर लिखी हुई है, इनका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या सर यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं? आने की संभावना तो है ना, आने की संभावना तो है। कैसे आएंगे वो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले जो वर्ड जिसका अर्थ मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि इसमें दो प्रकार के लोग मतदान कर रहे हैं। जैसे एक तो सांसद लोग मतदान कर रहे हैं और एक विधायक लोग मतदान कर रहे हैं। तो निर्वाचित सांसद मतदान कर रहे हैं, निर्वाचित विधायक मतदान कर रहे हैं। तो अब निर्वाचित सांसदों की संख्या तो कम है, निर्वाचित विधायकों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का जो योगदान है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वो बराबर बराबर करना, दोनों का योगदान राष्ट्रपति के निर्वाचन में बराबर बराबर करना ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, कि दोनों का समान अनुपात में योगदान होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जितने भी निर्वाचित सांसद हैं उनकी जो वोट वैल्यू है, उनका जो मत का मूल्य है, मत नहीं है दोस्तों यहाँ पर, मत का मूल्य यहाँ पर बोला जा रहा है, और जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनका मत का मूल्य दोनों बराबर बराबर हो जाए, तो दोनों का जो योगदान है राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो समान अनुपात में हो जाएगा, है कि नहीं? अब मत और मत मूल्य में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य इज इक्वल टू निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, इसको लिखते हैं क्योंकि ये दोनों समान अनुपात में होना, दोनों का समान अनुपात में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करना, इसी को ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। तो यहाँ लिखेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लिखें आप लोग, इसका अर्थ हो जाएगा निर्वाचित सांसद मत मूल्य, निर्वाचित विधायक लिख लो पहले भले से, निर्वाचित विधायक मत मूल्य, निर्वाचित विधायक मत मूल्य इज इक्वल टू निर्वाचित सांसद मत मूल्य, निर्वाचित सांसद मत मूल्य, ये इसका अर्थ हो जाता है। दोनों को बराबर बराबर करना है। अब मत और मत मूल्य में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे घर के अंतर्गत अगर आप लोगों को फोर व्हीलर या टू व्हीलर ही लेनी है, मान लीजिए किसी को स्कूटी लेना है तो किसी को बाइक लेना है, तो स्कूटी मान लीजिए लेना है तो आप मम्मी से, आप क्या करते हो, पापा जी से पहले बात करते हो कि मुझे स्कूटी लेनी है पापा जी, तो पापा जी टाल देते हैं, 1 महीना टाल दिया, 2 महीना टाल दिया, ठीक है। तो आपके वोट की वैल्यू हो सकता है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि आपके वोट की वैल्यू आपके पिताजी के पास में कम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि 1 महीना टाल दिया, 2 महीना टाल दिया, फिर आपको लगा अरे यार हमने, हमारी बात का तो कोई वोट ही नहीं, हमारे बात का तो कोई मूल्य नहीं है पापा के पास में, तो फिर किसके पास में जाएंगे? फिर बड़े भैया के पास जाएंगे, बड़े भैया से बोलेंगे पापा से बोलो, तो बड़े भैया के वोट की वैल्यू आपके वोट की वैल्यू से थोड़ी सी हो सकती है ज्यादा हो, है कि नहीं? तो वो पिताजी से बोले कि पिताजी ये ऐसा ऐसा बोल रही है, इसको स्कूटी दिलाना है, तो पिताजी बोला अरे हाँ यार बेटा सही कह रहे हो, स्कूटी तो दिलानी है। लेकिन फिर भी 8 दिन ले हो गया, लेकिन कोई ज्यादा सुनवाई उसके ऊपर हो नहीं रही है। फिर आप लास्ट में जाकर के किससे बात करोगे? मम्मी से बात करोगे। मम्मी से बोलो मम्मी देखो पापा लटका रहे हैं, काफी दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन हमें स्कूटी नहीं दिला रहे। तो मम्मी बोलेंगी क्यों जी, आप इसको क्यों नहीं दिला रहे हो स्कूटी, इतने दिन से क्यों लटका कर रखे हो? अरे अरे यार बेटा यार, चलो चलो आज ही चलते, तुम्हारी स्कूटी लेकर के आते हैं। तो ये होती है वोट वैल्यू। वोट वैल्यू का अर्थ अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मम्मी की वोट वैल्यू घर के निर्णय में
कितनी ज्यादा होती है। तो वोट और वोट वैल्यू का ये अंतर होता है। तो यहाँ पर वोट वैल्यू निकाली जाएगी और वोट वैल्यू जो निर्वाचित विधायकों की वोट वैल्यू है इज इक्वल टू निर्वाचित सांसदों की वोट वैल्यू होना चाहिए। अब क्या सर ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? आपसे क्वेश्चन हो भी सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शंस में देकर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पर आती है कि दोस्तों सर ये जो निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य इज इक्वल टू निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य, ऐसा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर वो सूत्र हमें पता है तो हम लोग निर्वाचित सांसद इज इक्वल टू निर्वाचित विधायक का वोट वैल्यू कर पाएंगे। तो क्या वहां से क्वेश्चन आएंगे सर? वो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आप लोगों को, है ना। आपसे ये प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। उसमें वो सूत्र भी एक जो है ऑप्शन में आपका हो सकता है, तो सत्य असत्य आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमें पहले निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य निकालना है, फिर उसके बाद निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य निकालना है। दोनों का सूत्र अलग अलग है, वो सूत्र हमें याद होना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य निकाल लेते हैं। ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य निकाल देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य, या ऐसा लिखो कि कोई भी एक स्टेट का नाम मैं लिख रहा हूं, पहले एक स्टेट के निर्वाचित विधायक का मत मूल्य निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे। तो जैसे मैं अगर बात करूं राजस्थान, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे पहले, ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य। तो एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक सूत्र का उपयोग करना है। वो सूत्र कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई साहब, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग राजस्थान की कुल जनसंख्या, क्या लिखेंगे, राजस्थान की कुल जनसंख्या यहाँ पर लिखेंगे। एक राजस्थान के एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य हमको निकालना है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या बटे राजस्थान विधानसभा के कुल निर्वाचित विधायक, राजस्थान विधानसभा के कुल निर्वाचित विधायक, कुल निर्वाचित विधायक, कुल निर्वाचित विधायक, ये होता है सूत्र। अब इसमें क्या होता है, 1/1000 का गुणा भी होता है, 1/1000 का इसमें गुणा भी होता है। अब ये जो निकल करके आएगा कि राजस्थान की टोटल जनसंख्या इतनी, राजस्थान के विधानसभा के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या इतनी, इंटू 1/1000 जो हम लोग करेंगे, जो भी आएगा इसका आंसर, वह एक विधायक का मत मूल्य आएगा, वह एक विधायक का मत मूल्य आएगा राजस्थान के। अब राजस्थान के सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, राजस्थान के सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान। अब सीधी सी बात है, एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा तो जितने भी निर्वाचित विधायक रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राजस्थान के टोटल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों का सबका करेंगे। सभी राज्यों के पहले एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे, फिर जितने भी उस राज्य के अंतर्गत निर्वाचित विधायक होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उस एक निर्वाचित विधायक के मत मूल्य से। तो सारे राज्यों के विधायकों का, निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य इस तरीके से एक एक करके हम लोग निकाल लेंगे। जब एक एक करके हम लोग इसको निकाल लेंगे तो फिर सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित विधायक हैं, जब उनका सबका मत मूल्य निकल जाएगा, सबके मत मूल्य को हम लोग जोड़ लेंगे। सबके मत मूल्य को हमने जोड़ लिया तो क्या निकल करके आ जाएगा, पूरे भारत में जहां जहां पर भी विधानसभा है वहां वहां के निर्वाचित विधायकों का कुल मत मूल्य निकल करके आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने ये किया है कि पहले सिंगल सिंगल विधायक का मत मूल्य निकाला हर राज्य के, फिर उसी राज्य के टोटल निर्वाचित विधायकों से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि उस इंडिविजुअल इंडिविजुअल राज्य के कुल विधायक, निर्वाचित विधायकों का क्या आ गया भाई साहब, वोट वैल्यू
आ गया, ठीक है, वोट वैल्यू आ गया। अब इससे क्या हुआ, सबको फिर लास्ट में जोड़ दिया, तो जितने भी राज्यों में विधानसभा है सबके विधायकों का टोटल, निर्वाचित विधायकों का टोटल मत मूल्य निकल करके आ गया कि नहीं आ गया? पूरे भारत के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं सबका मत मूल्य निकल करके आ गया। अब क्या करना, अब देखना, ये आपने सूत्र लिख ही लिया है। इस सूत्र के बाद अब मैं दूसरा सूत्र लिख रहा हूं। दूसरा सूत्र ये है कि एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। अब हम लोग एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी सूत्र है। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, जितने भी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकला था पूरे भारत के, उस मत मूल्य को डिवाइड कर देंगे हम लोग निर्वाचित सांसदों की संख्या से। बात समझ में आ रही है? तो एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य निकल करके आएगा। देखो यहाँ पर सूत्र लिख देता हूं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सूत्र लिख रहा हूं मैं कि भारत, या लिखें कि निर्वाचित, कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, कुल निर्वाचित विधायक का मत मूल्य, कुल निर्वाचित विधायक का मत मूल्य, कुल निर्वाचित विधायक का मत मूल्य डिवाइड बाय कुल निर्वाचित सांसद, कुल निर्वाचित सांसद। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, अगर मान लीजिए कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए 700 या 7760, एक एग्जांपल ले रहा हूं, और टोटल जो हमारे निर्वाचित सांसद है उनकी संख्या इतनी है, तो एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य निकल करके आ जाएगा 10। एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य निकल करके आ जाएगा ना 10। अब टोटल 776 है, तो इंटू 776 कर देंगे हम लोग। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो सभी विधायकों का मत मूल्य कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब सभी निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य निकल करके इतना आ जाएगा। अब इस सभी निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य इज इक्वल टू सभी निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यही यहाँ पर करना हमें होता है। एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया कि कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य कितना हो गया, 7760। अब टोटल निर्वाचित सांसद कितने हैं, इतने हैं। ये टोटल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य है, टोटल निर्वाचित सांसद इतने हैं, है ना। तो अब इससे क्या हो जाएगा, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य निकल करके आ गया। एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य इस सूत्र से निकल करके आ गया 10। अब टोटल निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य निकालना है, तो इससे इस जो ये आया है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निर्वाचित सांसदों की संख्या से। तो हमने टोटल निर्वाचित सांसदों की संख्या इतनी है। अब टोटल ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा इतना। अब आप देखो, कुल निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य इज इक्वल टू कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य हो गया। यही करना होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत। यही सूत्रों के माध्यम से हमें ये वाला और ये वाला बराबर करना होता है। अब दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें वहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसमें सूत्र भी आपको दिए जा सकते हैं, क्योंकि आपका आरपीएससी जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत बड़े बड़े क्वेश्चन देता है। तो उसमें ये वाला जो है सूत्र भी आपका दिया जा सकता है एक ऑप्शन के अंतर्गत, कि ये सूत्र जो है वो सत्य है या असत्य है। ठीक है। अब दोस्तों, ये सब कर लेने के बाद में जब वोटिंग होती है, तो उसमें जो प्रणाली को अपनाया जाता है उस प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणी का अर्थ क्या होता है ना, यहाँ पर जो ऊपर आप लोगों का लिखा हुआ है ना कि एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो समझ लिया हम लोगों ने कि निर्वाचित विधायकों को मत मूल्य इज इक्वल टू निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य होता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन एकल संक्रमणी का मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है कभी आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। एकल संक्रमणी, एकल संक्रमणी का मीनिंग होता है कि जो निर्वाचित सांसद है और विधायक है जो वोट करेंगे ना, वो एक व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हुए, ए बी सी डी,
4 लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो एक विधायक इन चारों को वोट देगा, लेकिन वो प्रेफरेंस में वोट देता है। जैसे आप लोग जब एग्जाम सेंटर भरते हो अपने, तो कई बार उसमें प्रेफरेंस डालने को भी आ जाता है कि आपको पहला ये वाला सेंटर चाहिए, ये वाला ना मिले तो ये वाला शहर ना मिले तो ये वाला शहर, ऐसा प्रेफरेंस डालते हो ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। इसमें भी वरीयता, एकल संक्रमणी का अर्थ है वरीयता, कि पहले नंबर पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए डी या ई कोई व्यक्ति है, उसने मतदान किया, तो प्रेफरेंस के आधार पर मतदान करता है। वो ये बोलता है कि पहले नंबर पर ए को रख रहा हूं मैं, ये राष्ट्रपति बन जाए, ये ना बने तो बी बन जाए, ये ना बने तो सी बन जाए, और ये ना बने तो डी बन जाए। तो ऐसा वो प्रेफरेंस के आधार पर मतदान करते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं एकल संक्रमणी पद्धति। अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये कैसा मतदान हो रहा है ना। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, कि इसमें एक सूत्र और लास्ट में उपयोग में लाया जाता है, जिसका नाम है न्यूनतम कोटा। जो भी मत मूल्य हम लोगों ने अभी निकाला था, उस मत मूल्य में एक लास्ट में जाकर के जब वोट काउंट होता है, तो एक सूत्र का और उपयोग किया जाता है। उस सूत्र के विषय में बाद में बात करते हैं, पहले एकल संक्रमणी का अर्थ लिख लीजिए आप लोग, है ना। ये भी जो एकल संक्रमणी के विषय में आप लोग के जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन पहले इसका अर्थ समझ लो, फिर वो जो वोट काउंटिंग के समय जो न्यूनतम कोटा की बात कर रहा हूँ, वो क्या है उसको भी मैं समझा दूंगा। पहले एकल संक्रमणी का अर्थ यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। एकल संक्रमणी का अर्थ क्या हो जाता है, कि वरीयता क्रम में मतदान करना। वरीयता क्रम में मतदान करना, वरीयता क्रम में मतदान करना, इसी को एकल संक्रमणी कहा जाता है। अब बात आती है कि सर अब क्या, आपने मत मूल्य भी निकाल दिया, दोनों का मत मूल्य बराबर भी करवा दिया, वरीयता क्रम में मतदान भी करवा दिया आपने। अब होता है दोस्तों, जब वोटिंग होने के बाद में देखा जाता है न्यूनतम कोटा। जो भी एक व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में जीत जाता है। तो न्यूनतम कोटा क्या है उसको समझते हैं, और न्यूनतम कोटे को प्राप्त करने का जो आधार है उसको भी समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहां से मुझे पता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अरे यार ये तो सिर के ऊपर से जा रही है बात। सिर के ऊपर से नहीं जाएगी, सिर के अंदर बैठ जाएगी, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा इस क्लास को अंत तक। तो आप देखिए, वरीयता क्रम में मतदान करना, ये भी हमारा हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, जो आपको अगला लिखना है पॉइंट, वो है न्यूनतम कोटा। देखिए, जीतने के लिए कोई भी प्रत्याशी है यहाँ पर, जो ए था, बी था, सी था अथवा डी था, उसको जीतने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा क्या होता है, कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे 2+1, ये न्यूनतम कोटा है। इसको प्राप्त जिस भी कैंडिडेट ने कर लिया, वह कैंडिडेट चुनाव में जीत जाता है। अब इसको देखो जरा, मान लीजिए अपन ने बात कर ली कि कुल वैध मत 100 ही है, कुल वैध मत 100 है, तो बटे 2 कर दीजिए आप लोग, +1 कर देते हैं अपन लोग, तो कितना आ जाएगा 51। तो इसका अर्थ सीधा सीधा यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि जितने भी कुल वैध मत होंगे, उससे एक ज्यादा मत मिलना चाहिए। मतलब जितने भी वैध मत होंगे, उनके आधे से एक ज्यादा मत मिलना चाहिए। तो जितने भी वैध मत पड़ेंगे निर्वाचित सांसदों के और निर्वाचित विधायकों के, उनके वैध मतों से 50% से एक ज्यादा मत अगर जिसको मिल जाएगा, वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। तो अभी हमने देखा था ना, प्रेफरेंस में मतदान किया हुआ था एकल संक्रमणी के तहत। तो उसमें यह देखा जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ए बी सी डी कोई भी था, जो 4 हमने देखे थे, उनमें से किसी भी एक को यदि फर्स्ट वरीयता इतनी बार मिल जाती, कितनी बार मिल जाती है, 50% वोट से एक ज्यादा वोट बराबर प्रथम वरीयता अगर किसी को मिल जाती है, तो वह व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है ना। यही है न्यूनतम कोटा। अगर 50% से एक ज्यादा प्रथम वरीयता जिस भी व्यक्ति को मिल जाएगी, उसमें से ए को, बी को, सी को अथवा डी को, वो चुनाव जीत जाता है। ठीक है मित्रों, हमें इस एग्जाम के लिए केवल इतना ही समझना चाहिए। बाकी जब कभी मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ दोस्तों, या स्टेट पीसीएस के लिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तो इसको विस्तारित तरीके से और भी बताता हूँ, कि आगे चल करके मैं एक एग्जाम्पल दे करके इसको बताता हूँ कि जब कभी भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो उसमें वोट काउंटिंग किस तरीके से होती है।
और किस तरीके से प्रथम वरीयता के मतों को जोड़ा जाता है और बाकी आगे की सारी कहानी। तो वो लेकिन आपके इस एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। आप लोग केवल इतना लिख करके रखें, इतने में आपका काम हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन क्या हो सकता है और भी, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित न्यूनतम कोटा क्या है। तो ये सूत्र भी आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिख करके और रखे हुए हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ पर पूर्णतः आपकी जो है खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद में आर्टिकल 56 पर आ जाते हैं हम लोग, और वह है राष्ट्रपति की पदावधि, है ना, राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 56। अब आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पुराने जो आपके एग्जामिनेशन हुए हैं वहां पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद पूछे गए हैं, आपको जोड़ी बनाने के लिए दिया गया है, और भी दूसरे अनुच्छेद आपसे पूछे गए, तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। आर्टिकल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात हम लोग कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? जिस दिन से वो पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष, ऐसा लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कई जगह पर केवल इतना लिख दिया जाता है कि उनकी पदावधि 5 वर्ष की, लेकिन हमें हम जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें क्लियरिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस दिन से वो पद ग्रहण करते उस दिन से 5 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष, नामांकन की तिथि से 5 वर्ष, ऐसे शब्दों का उपयोग भी तो किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन से वह पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, है ना, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष उनका जो है कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये त्याग पत्र किसको देते हैं, इसी आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है त्याग पत्र ये देंगे उपराष्ट्रपति को, ये पूछा जा सकता है ना, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति इनके त्याग पत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाते हैं, ताकि वो नए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रारंभ करवा सके। तो यहाँ पर लिखेंगे उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, त्याग पत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाते हैं। अच्छा, इसमें एक कहानी और भी आ जाती, इसके अंतर्गत कहानी ये आ जाती है कि जैसे अगर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाता है, तो जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो आगे तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। अच्छा, इसमें ये भी चीज है कि वो मैक्सिमम टाइम 6 मंथ का ही हो सकता है, 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कार्यकाल खत्म होने के बाद, ये पॉइंट भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, यदि कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो, है ना, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो, तो पुराने राष्ट्रपति आगे कंटिन्यू करते हैं, पुराने राष्ट्रपति 6 माह तक, ऐसा यहीं पर क्लियरली लिख ही लेते हैं ताकि दोबारा दूसरा शब्द ना लिखना पड़े, राष्ट्रपति 6 माह तक आगे और राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात आ गई है, पदावधि की बात जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की क्लियर हो जाती है। एक सेकंड गाइस,
पदावधि की बात भी यहाँ पर आपकी जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद में अगला जो आप लोगों का आ जाता है उस पर बात कर लेते हैं। देखो हर एक जगह पर आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम क्लियर क्लियर सारी चीजें यहाँ पर लिखी जा रही है, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी जो है वो बिल्कुल एकदम लाइन से करवाए जा रहे हैं, सिंपल भाषा में करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। आप लोग इन आर्टिकल्स को एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक में तो पढ़ के देखना मजा आ जाएगा आपको, है ना। अब आते हैं आर्टिकल 57 के ऊपर, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता का अर्थ ये हो गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो आगे वो और कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसकी कोई सीमा हमारे यहाँ पर नहीं है। जबकि अमेरिका में बॉर्डर है, एक सीमा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 बार मुख्यतः जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन में राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता का अर्थ है कि असीमित मात्रा तक पुनर्निर्वाचन की पात्रता रखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे असीमित पुनर्निर्वाचन की पात्रता, असीमित पुनर्निर्वाचन की पात्रता की पात्रता, जितनी बार चाहे वो आगे चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। फिर दोस्तों ये हो जाता है आपका आर्टिकल 57। इसके बाद अगला जो आर्टिकल आपका आता है वो आ जाता है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित या पात्रता से संबंधित, आर्टिकल 58। हेडिंग डाल लीजिएगा, पुनर्निर्वाचन की पात्रता हो गया दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल, एक सेकंड ओके, इसको एक्चुअली 2 बार आर्टिकल ये आ गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। इसके बाद 57 के बाद क्या आ जाता है, अनुच्छेद 58 आ जाता है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आ जाता है दोस्तों भाई साहब इसमें भारत का नागरिक होना। क्या आ जाता है, भारत का नागरिक होना। अब भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है, क्या जन्म से नागरिक होना आवश्यक है, या फिर वंश से, देशीकरण से, या भूमि अर्जन, किसी भी माध्यम से नागरिक बन जाए। तो किसी भी माध्यम से बन जाए, नागरिक होना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आयु की बात करें तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो लिखेंगे कम से कम 35 वर्ष की आयु, है ना। फिर उसके बाद में तीसरी जो योग्यता है वो है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का अर्थ क्या हो गया कि भाई साहब पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब किसी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा 2 वर्ष या उससे ज्यादा का सजा प्राप्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें उसके अंतर्गत और हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं होना, लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना। ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कि योग्यता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने वो सदस्यता छोड़ दी है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संसद और राज्य, एक सेकंड दोस्तों, ये नहीं, इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आ रही है ना, मैं दूसरे आर्टिकल में है ये, इसमें मत लिखना ये। हाँ, इसके अंतर्गत हम लोग एक जो योग्यता का और लिख सकते हैं। एक योग्यता और ये है इसके अंतर्गत कि जब भी राष्ट्रपति अपना नामांकन पत्र भरने जाते हैं तो उस समय कम से कम 50 मतदाता प्रस्तावक हों और 50 मतदाता अनुमोदक हों। इट मीन्स के
राष्ट्रपति के इलेक्शन करवाने वाले 50 मतदाता उनका वो करें, प्रस्ताव करें कि हाँ भैया इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़ा करना है, और दूसरे दूसरे जो 50 मतदाता हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करेंगे, वो उसका अनुमोदन करेंगे कि हाँ भैया हम अनुमोदित करते हैं कि इन्हीं को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा जाए। तो टोटल मिलाकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने वाले 100 मतदाता अगर इस बात पर एग्री हैं कि उनका नामांकन पत्र भरा जाए, नामांकन पत्र भरा जाए व्यक्ति का, तो ही भरा जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नामांकन भरने के लिए, ये जो है वो इस आर्टिकल में नहीं है ना, ये उनके चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा हुआ है कि नामांकन भरने के लिए, नामांकन भरने के लिए 50 प्रस्तावक होगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये है। अब इसके अलावा ऐसा भी है भैया कि जैसे अगर राष्ट्रपति का नामांकन आपको भरना है तो उसके लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है 15,000 रुपए। वो भी एक योग्यता ही है। अगर आप 15,000 रुपए जमानत राशि जमा कर पाओगे इन सब चीजों के होने के बाद, तो ही आप ना राष्ट्रपति पद का नामांकन पत्र भर पाओगे, उसकी पात्रता रख पाओगे, अन्यथा नहीं। अब ये 15,000 रुपए की जमानत राशि क्यों जो है जमा करवाई जाती है, इसलिए दोस्तों ताकि हर कोई आकर के और राष्ट्रपति का नामांकन ना भर दे, और अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% अगर उस व्यक्ति को प्राप्त ना हो तो वो जमानत राशि जब्त हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो जमानत राशि कितनी होगी? 15,000 रुपए। ये भी पूछा जा सकता है। जमानत राशि 15,000 रुपए लिख लीजिएगा। जमानत राशि 15,000 रुपए होती है। जमानत राशि 15,000 रुपए होती है मित्रों। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, आर्टिकल 58 तक कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली आप लोगों की क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत इससे आगे के आर्टिकल्स में आप लोगों को करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। होप आप सभी लोगों को चीज़ें सभी समझ में आ रही होंगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं कि आप लोगों को और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं इस कोर्स से, है ना। मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से इसमें पढ़ा सकूं। यहीं तक क्लास करते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।